हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूनिक एजुकेटर्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं चैप्टर का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इसके 2 लेक्चर हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले वो लेक्चर देख के आइए। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पर शो हो रही होगी, आप वहाँ से जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस लेक्चर की। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम द्रव्य के गुणधर्म और उनके मापन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पदार्थ के जो गुणधर्म क्या होते हैं, जो मैटर की प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में और उनके मापन के बारे में आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों प्रत्येक पदार्थ का कुछ ना कुछ गुणधर्म होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लें तो ये पेन एक पदार्थ है, इसके कुछ ना कुछ गुणधर्म है। जैसे कि इसकी लंबाई एक इसका गुणधर्म हो गई। इसका रंग भी एक इसका गुणधर्म है। ये कितना आयतन रोक रहा है, ये भी इसका गुणधर्म है। ऐसे ही प्रत्येक पदार्थ का कुछ ना कुछ गुणधर्म होते हैं। उन गुणधर्मों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। उन दोनों गुणधर्मों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन से गुणधर्मों को भौतिक गुणधर्मों की कैटेगरी में लिया गया है और रासायनिक गुणधर्मों की कैटेगरी में कौन से गुणधर्मों को लिया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक गुणधर्म किसे कहते हैं। भौतिक गुणधर्म कौन से वाले गुणधर्म को हम भौतिक गुणधर्म बोलते हैं। भौतिक गुणधर्मों को पदार्थ की पहचान या संगठन में परिवर्तन किए बिना मापा जा सकता है। दोस्तों जो भौतिक गुणधर्म होते हैं उनको हम पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन किए या उसकी पहचान में बिना परिवर्तन किए माप सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल से हम देखें, जैसे कि इसका कलर है, इसका रंग है, ये इसका भौतिक गुणधर्म है। इसके कलर को पहचानने के लिए हमें इसके संगठन में चेंज करना पड़ रहा है क्या? इसकी पहचान में कोई चेंज करना पड़ रहा है? इसको आसानी से हम देख के बता सकते हैं कि इसका कलर काला है, ब्लैक कलर का है ये। वैसे इसकी लंबाई है, उसको नापने के लिए भी हमें कोई इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। लंबाई को भी हम नाप सकते हैं। वैसे इसके आयतन को माप सकते हैं, गलनांक को माप सकते हैं, क्वथनांक को माप सकते हैं। तो जो भौतिक गुणधर्म होते हैं उनको मापने के लिए हमें पदार्थ के संगठन या उसकी पहचान में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके एग्जाम्पल हम देखें कौन कौन से गुणधर्मों को हम भौतिक गुणधर्म बोलेंगे। रंग भौतिक गुणधर्म है, गंध एक भौतिक गुणधर्म है, द्रव्यमान है वो भी एक भौतिक गुणधर्म है। द्रव्यमान को मापने के लिए भी हमें पदार्थ के किसी रासायनिक संगठन में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही आयतन भी एक भौतिक गुणधर्म है। घनत्व भी एक भौतिक गुणधर्म है। गलनांक भी एक भौतिक गुणधर्म है। क्वथनांक भी एक भौतिक गुणधर्म है। लंबाई भी एक भौतिक गुणधर्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं रासायनिक गुणधर्म किसे कहते हैं। इसके एक बार हम देख लेते हैं। रासायनिक गुणधर्मों को मापने या देखने के लिए पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना आवश्यक है। जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनको मापने के लिए हमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई ना कोई परिवर्तन होना आवश्यक होता है। जैसे कि इसमें हमें ज्वलनशीलता एक रासायनिक गुणधर्म है। यहाँ पे देखिए जो ज्वलनशीलता है वो एक रासायनिक गुणधर्म है। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझे कि ज्वलनशीलता को मापने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर इसकी हमें ज्वलनशीलता मापनी है तो इसको जलाना पड़ेगा। जलाएंगे तो इसका रासायनिक संगठन चेंज हो जाएगा। ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, इसका रासायनिक संगठन अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनको मापने के लिए हमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। ऐसे ही अभिक्रियाशीलता मापने के लिए भी हमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन करना पड़ेगा। वो कैसे? अभिक्रियाशीलता मापने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किसी से रिएक्शन करता है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए हमें इसकी किसी से रिएक्शन करवानी पड़ेगी, चाहे वो अम्ल हो चाहे क्षार हो, उनसे रिएक्शन करवा के देखना पड़ेगा। जैसे हम रिएक्शन करवाएंगे तो इसके रासायनिक संगठन में चेंज आ जाएगा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनको मापने के लिए हमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन करना आवश्यक है, जबकि भौतिक गुणधर्म को मापने के लिए हमें उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं भौतिक गुणधर्मों का मापन। दोस्तों ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम रासायनिक गुणधर्मों के मापन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इस लेक्चर में हम ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम भौतिक गुणधर्मों के मापन के बारे में ही डिटेल डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं किसी मापन को कोई संख्या या उसके बाद वह इकाई लिखकर निरूपित किया जाता है जिसमें उसे मापा गया है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक रूम का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इस प्रकार का कोई एक रूम है, इसकी लंबाई मान लीजिए 6 मीटर है। तो इसकी लंबाई एक भौतिक राशि हो गई। इस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हम कैसे लिखेंगे इसकी लंबाई को? 6 मीटर। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। किसी भी भौतिक गुणधर्म को या फिर किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो कोई संख्या, ये संख्या,
और उसके बाद वह इकाई जिसमें लिखकर इसको निरूपित किया गया है। तो इसकी इकाई क्या हो गई, ये मीटर। किसी भी मापन को हमें व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो कोई संख्या, इसमें संख्या क्या है 6, और एक वो इकाई जिसमें उसे व्यक्त किया गया है। तो इसकी इकाई क्या है, मीटर। इस रूम की लंबाई क्या हो गई 6 मीटर। तो इसको व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, एक तो संख्या और एक इकाई जिसके अंदर इसे व्यक्त किया गया है। दोस्तों हम अक्सर देखते हैं कि कोई लंबाई को मीटर में मापता है, कोई किलोमीटर में मापता है, तो कोई फीट में मापता है, कोई इंच में मापता है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पे। इस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए एक इकाई की पद्धति लाई गई, एक मात्रकों की पद्धति लाई गई, जिसे हम बोलते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसे हम एसआई पद्धति भी बोलते हैं। इसमें कुछ मानक इकाइयाँ निश्चित की गई। एसआई पद्धति में 7 आधार मात्रक हैं जो 7 आधारभूत वैज्ञानिक राशियों से संबंधित है। इस पद्धति में वैज्ञानिकों ने 7 आधारभूत राशियाँ ली और उनके प्रतीक डिसाइड कर दिए, उनके मात्रक डिसाइड कर दिए, एसआई मात्रक डिसाइड कर दिए कि पूरे विश्व के अंदर इन राशियों को मापने के लिए इन्हीं प्रतीकों का प्रयोग किया जाएगा, इसी एसआई मात्रक के नाम का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे वैज्ञानिकों ने क्या किया, लंबाई को मापने के लिए लंबाई का प्रतीक क्या दिया, एल, स्मॉल एल, और उसको मीटर में मापेंगे। उन्होंने बोला कि लंबाई को हमेशा मीटर में मापा जाएगा और उसका प्रतीक क्या होता है, स्मॉल एम। वैसे द्रव्यमान के लिए उन्होंने क्या दिया, प्रतीक दिया स्मॉल एम, और उसको मात्रा को मापने के लिए उसको किस में मापेंगे, किलोग्राम में, और किलोग्राम का प्रतीक क्या होता है, केजी। वैसे इस समय को मापने के लिए उन्होंने प्रतीक दिया स्मॉल टी, और इसको मापने के लिए मात्रक होता है सेकंड। ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है और सेकंड का प्रतीक होता है स्मॉल एस। वैसे ही विद्युत धारा को मापने के लिए प्रतीक होता है आई, और इसका ऐसा ही मात्रक का नाम होता है, इसको हम एम्पियर में मापते हैं, और ऐसा ही मात्रक का प्रतीक होता है ए। ऊष्मागतिक तापक्रम को मापने के लिए, ऊष्मागतिक तापक्रम क्या है, ये टेम्परेचर ही है। टेम्परेचर को मापने के लिए ऐसा ही मात्रक दिया उन्होंने केल्विन। केल्विन का प्रतीक क्या होता है, के। वैसे ही पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उसका राशि का प्रतीक क्या होता है, एन, और उसको हम ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मोल, और मोल को हम मोल लिखते हैं। वैसे ही ज्योति तीव्रता है, उसको मापने के लिए उसका प्रतीक होता है IV, उसका ऐसा ही मात्रक उन्होंने डिसाइड किया कैंडेला। कैंडेला को ऐसा ही मात्रक का प्रतीक क्या होता है, CD। ये राशियाँ उन्होंने 7 आधारभूत राशियाँ डिसाइड की और उनके ऐसा ही मात्रक और उनके प्रतीक दिए। इनसे हम और भी जो राशियाँ हैं, भौतिक राशियाँ हैं, उनको हम इनसे ही व्युत्पन्न कर सकते हैं, इनसे हम बना सकते हैं। तो आपको ये याद रखनी है, ऐसा ही मात्रक किस भौतिक राशि का ऐसा ही मात्रक क्या है और उसका प्रतीक क्या है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं एसआई पद्धति में जो पूर्वलग्न प्रयुक्त होते हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। एसआई पद्धति में जो पूर्वलग्न प्रयुक्त होते हैं उनकी सारणी आपको यहाँ पे दी गई है, इसको आपको याद कर लेना है। इसमें जैसे कि हम समझते हैं, जैसे 10 के लिए डेका होगा, 10⁻⁻1 के लिए डेसी होगा, 10⁻⁻2 के लिए सेंटी होगा, -3 के लिए मिली होगा, -6 के लिए माइक्रो होगा, -9 के लिए नैनो होगा, -12 के लिए पिको होगा, -15 के लिए फेम्टो होगा, -18 के लिए एटो होगा, -21 के लिए जेटो होगा, और -34 के लिए योक्टो होगा। ऐसे ही 10⁻2 के लिए कितना होगा, हेक्टो, 10⁻3 के लिए होगा किलो, 6 के लिए होगा मेगा, 9 के लिए होगा गीगा, 12 के लिए होगा टेरा, 15 के लिए होगा पेटा, 18 के लिए होगा एक्सा, 21 के लिए होगा जेटा, और 24 के लिए होगा योटा। अब इनको एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मान लीजिए कोई बड़ी राशि दे दी गई, जैसे कि 1000 मीटर। तो 1000 मीटर को हम कैसे लिखेंगे, 1000 मीटर दे दिया गया आपको, 1000 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ मीटर। तो 10⁻ का यहाँ पे क्या है, पूर्वलग्न किलो, तो इसको हम 10⁻ की जगह लिखेंगे के, और इसको किलोमीटर भी हम लिख सकते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।